नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे राहुल गांधी को तालाब में कूदते देख क्यों छटपटाई बीजेपी। वहीं पीएम मोदी आज मछुआरों पर क्या बोले। अगली खबर में हम जानेंगे कि बिहार चुनाव में बीजेपी सांसद अशोक कुमार यादव ने क्यों कहा कि मुस्लिम समुदाय को सरकारी योजनाओं को भी तौबा तौबा बोल देना चाहिए। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अनिल अंबानी और उनके रिलायंस समूह की संपत्तियां क्यों और किस मामले में जब्त की। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार पर जोरदार हमला क्यों बोला। उन्होंने बेरोजगारी और दिल्ली से सरकार चलाने के मुद्दे पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार को कैसे घेरा। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि महागठबंधन में योगी आदित्यनाथ ने पप्पू टप्पू और अप्पू वाला बयान किसे लेकर दिया, तो वहीं तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेर क्या बोला। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ हेट क्राइम और ऑनलाइन ट्रोलिंग में भारी वृद्धि क्यों दर्ज की गई। तो अब वक्त कुछ खबरों को परखने का। तो बात सबसे पहली खबर की, जो कि बिहार के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। बिहार चुनाव के प्रचार में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे जमीन पर उतरकर माहौल को गरमा दिया है। एक तरफ उनकी सादगी और जनता से जुड़ने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी इस पर नौटंकी और सर्कस का आरोप लगाकर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने रविवार को खगड़िया में रैली करने के बाद बेगूसराय में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और अन्य नेताओं के साथ सीधे एक तालाब का रुख किया। राहुल गांधी नाव पर सवार होकर तालाब में उतरे और मछुआरों के साथ मिलकर तालाब में छलांग लगा दी और मछलियां पकड़ी। खगड़िया की सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और सरकार दिल्ली से चलाने की बात कही। यहाँ पे बीजेपी का नेता आया बिहार में, उसने कहा कि देखिए बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी के लिए जितनी जमीन चाहिए ले लो। उन्होंने मछली पकड़ने को अपनी जमीन से जुड़ने की कोशिश बताया। वहीं राहुल गांधी के इस जलवे पर बीजेपी और एनडीए के नेता बुरी तरह भड़क गए और उन पर तंज कस रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट के लिए ये लोग लंगूर की तरह कूद सकते हैं। उन्होंने इसे सर्कस बताया और कहा कि जाल में पहले से मछली थी और ये सिर्फ गरीबी का मजाक उड़ाना था। और इसके साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी कहा कि राहुल गांधी के लिए अब यही काम बच गया है। उन्होंने राहुल गांधी पर पीएम मोदी की मां को गाली दिलवाने और छठ को ड्रामा बताने वाले आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा आदमी मछली नहीं पकड़ेगा तो और क्या करेगा। वहीं आज फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के तालाब में कूदने और मछली पकड़ने वाले हिस्से को लेकर बहुत कुछ अपनी इस रैली के अंदर कहा। और पीएम मोदी ने इसके साथ साथ कहा कि उनकी सरकार ने बिहार के मछली पालक और मखाना किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अभी आपने आकर के मुझे अभी मखाना की माला पहनाई ना, आपको गर्व हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, मैं विदेश में जाता हूं ना, तो दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को भी एक डिब्बा भर करके मखाना देता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि ये है मेरे बिहार के किसानों की कमाई। साथियों, यहां मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। मछली से जुड़े सेक्टर के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। भारत सरकार में पहले कभी मछली के खेती करने वाले, मछली का काम करने वालों के लिए और कोई मंत्रालय ही नहीं था, बजट भी नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था।
देखिए, अब ये बात तो साफ है कि राहुल गांधी ने तालाब में कूदकर जो फुल टॉस गेंद डाली है उसने विरोधियों को तिलमिला दिया है और अब पीएम मोदी भी सीधे विकास योजनाओं के जरिए मछली और मखाना वाली पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। अब अगली खबर में हम बात करते हैं भाजपा सांसद के मुस्लिम वाले बयान को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है, जिसने एनडीए गठबंधन की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी हर रैली में बड़े आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि उनकी सरकार आने से पहले बिहार में फालतू सरकारें थी जहां हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, यानी वो खुद को शांति और सद्भाव का प्रतीक बताकर वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हीं के सहयोगी दल बीजेपी के सांसद अशोक कुमार के एक बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सांसद अशोक कुमार यादव ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की सरकार हिंदू हो या मुस्लिम, दलित हो या पिछड़ा, सबके लिए काम करती है और सबको योजनाओं का लाभ मिलता है। उन्होंने पूछा कि जब हम सबके लिए काम करते हैं तो सबके वोट मिलने चाहिए, लेकिन जहां मुसलमानों का वोट है वहां हमें 0 वोट मिलता है। और उन्होंने सीधे चुनौती दी कि अगर मुसलमानों को सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है तो वो इन योजनाओं को तौबा तौबा बोल दे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, मेरा बयान था कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। तो अगर हम सबके लिए काम करते हैं तो चुनाव में हमारी अपेक्षा रहती है कि सभी वर्गों का वोट मिले और हमको सभी वर्गों का वोट मिलता है। लेकिन जहां जहां मुसलमानों का बुत है, प्योर मुसलमान का बुत है, वहां पर हमको 0 मिलता है। तो यही मैंने आग्रह किया कि आप भी आइए, विकास का लाभ आपको भी मिल रहा है। तो अगर आपको नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है तो जो सारे विकास में काम का आप लाभ ले रहे हैं तो उससे भी कह दो आप तौबा तौबा। यही मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ तो भेदभाव करते नहीं है। तो आखिर सांप्रदायिक कौन? हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम सांप्रदायिक हैं, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर वोट डालता कौन है? आज केवटी में चुनाव होने जा रहा है, तो आज जो प्रत्याशी है आरजेडी का, आज उसके पक्ष में एक कौम के लोग गोलबंद क्यों हैं? हम विकास की बात करते हैं, हम विकास को लेके जनता के बीच में जाते हैं। बाकी विरोधी जो है धर्म और जात के आधार पर वोट मांग रहा है, ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब सवाल उठता है कि किसी राज्य की सरकार जिसे लोगों ने चुना है, तो क्या उस राज्य की सरकार या उस क्षेत्र का नेता क्या इस बात को देखकर अपने क्षेत्र में विकास कराएगा कि किस इलाके से उसे वोट मिला है, किस इलाके से नहीं मिला है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है। वहीं अब अगली खबर में हम जानेंगे कि बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार को क्यों घेरा। बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार में अब बस 2 दिन बचे हैं। माहौल एकदम गर्म है और इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सहरसा में एक बड़ी रैली करके एनडीए गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में कुछ भी गलत हो जाए तो ये सत्ता वाले सीधा सारा इल्जाम विपक्ष पर डाल देते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का समय बहुत कीमती होता है, लेकिन वो इसे फालतू की बातें करने और विपक्ष को बुरा भला कहने में बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा है कि ये लोग एक अपमान मंत्रालय ही बना ले। वहीं प्रियंका ने बिहार के लोगों से कहा कि आपकी नीतीश सरकार दिल्ली से चल रही है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मोदी जी, जब पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया, रोना बंद कीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं कि जैसे आपकी सुनवाई नहीं है आज के दिन,
वैसे आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है। सरकार चल रही है, सिंगल इंजन से चल रही है, कोई डबल इंजन नहीं है। और ये सिंगल इंजन मोदी जी चला रहे हैं। जो निर्णय बिहार की जनता के हैं, जो संपत्ति बिहार की जनता की है, जो निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री जी को लेने चाहिए, वो सब केंद्र में लिए जा रहे हैं, दिल्ली में लिए जा रहे हैं। आज बिहार की असलियत ये है मेरे भाइयों और बहनों। अब बात योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने महागठबंधन में 3 बंदरों का नाम लेते हुए पप्पू, टप्पू और अप्पू वाला बयान दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में कहा कि इंडिया ब्लॉक में 3 बंदर हैं। सोचिए उनकी भाषा कि इंडिया ब्लॉक में 3 बंदर हैं, एक का नाम पप्पू, दूसरे का टप्पू और तीसरे का नाम अप्पू है। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, एक तरफ एनडीए के अंदर विपक्ष के लोगों को भाषा की मर्यादा सिखाई जाती है, भाषा की मर्यादा के बारे में बोला जाता है, और वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कल पीएम मोदी ने आरा नवादा की एक जनसभा के दौरान ये कह दिया था कि आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीन लिया। कांग्रेस चाहकर भी राजद के नेता को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती, लेकिन दबाव में झुकना पड़ा। अब जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम बिहार में कट्टे की बात करते हैं, जबकि गुजरात में वो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री आईटी पार्क की चर्चा करते हैं। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी भावना। इस दौरान तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम अपने आप को घोषित करवाया। भाई, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान, हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। अब वहीं अगली खबर की बात, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े कारोबारी अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। इन संपत्तियों की कीमत 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और मुंबई के पाली हिल में स्थित उनका एक आलीशान बंगला, घर ये जब्त हो गया। इसके अलावा दिल्ली का रिलायंस सेंटर ऑफिस, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में फैली कई और जमीनें और इमारतें जब्त की जा चुकी हैं। ईडी का आरोप है कि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने 2 कंपनियों, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल किया है। ईडी के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने इन कंपनियों में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया, जो बाद में
फंस गया, यानी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। जांच में पता चला कि ये पब्लिक फंड गलत तरीकों से घुमा फिरा कर अनिल अंबानी की ग्रुप की दूसरी कंपनियों तक पहुंचाया गया। ईडी को यह भी पता चला कि ग्रुप की कंपनियों ने बिना ठीक से जांच कराए ही लोन पास कर दिए और कई बार तो लोन की फाइल बनने से पहले ही पैसा दे दिया गया। जांच का दायरा बढ़ने पर ईडी ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की भी जांच की है। 13,600 करोड़ रुपए का फ्रॉड भी सामने आया है। जांच में पता चला है कि इन कंपनियों में 13,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन फ्रॉड किया गया और फंड का एक बड़ा हेरफेर जो है वो सामने आया है। इसमें पता चला है कि लगभग 12,600 करोड़ रुपए तो सिर्फ अपनी ही कंपनियों को दिया गया और 1,800 करोड़ रुपए को बिल डिस्काउंटिंग जैसे तरीकों से घुमा फिराकर ग्रुप की कंपनियों में लगाया गया। ईडी का कहना है कि वो लगातार फ्रॉड के पैसे का पता लगाकर संपत्तियां जब्त कर रही है ताकि आम जनता का पैसा जिसका दुरुपयोग किया गया है उसे वापस लाया जा सके। अब वहीं बात अगली खबर की अमेरिका से जुड़ी हुई ये खबर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारतीय मूल के लोगों और पूरे दक्षिण एशियाई समुदायों के खिलाफ नफरत और हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन ट्रोलिंग के लगभग 46,000 मामले थे, जो ट्रंप के वापस आते ही अक्टूबर में 2025 तक 91% बढ़कर 88,000 तक पहुंच गए। दिसंबर 2024 में ट्रंप, मस्क और रामास्वामी के बीच वीजा पर बहस होने के बाद 76% धमकियां नौकरियां छीनने से जुड़ी थी। नवंबर 2024 में अक्टूबर 2025 के बीच कई हिंसक वारदातें सामने आई। फरवरी 2025 में एक भारतीय अमेरिकी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक किराना स्टोर पर हमले में पिता पुत्री को मार दिया गया। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों के खिलाफ एक वैश्विक गुस्सा बढ़ा है, जिससे दक्षिणपंथी राजनीति हवा दे रही है। अमेरिका दक्षिणपंथी समूह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय कम योग्य होते हुए भी अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रहे हैं। ट्रंप सरकार द्वारा H-1B वीजा बढ़ाने और 104 भारतीयों को देश से निकालने के फैसले से ये गुस्सा और भड़का है। तो बहरहाल ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये वाकई में एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अपने आप में परेशान करने वाली है, क्योंकि तमाम वादे और दावे सरकार कर रही है कि अमेरिका के साथ बातचीत सफल हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।